नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस आयुर्वेद चैनल आयुर्वेद पाठशाला में। आज का टॉपिक है गर्भशारीर, जो कि रचना शारीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इससे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गर्भशारीर को हमें समझने के लिए गर्भ को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृतिम विकारम सम्मूर्छितम गर्भित्युच्यते, अर्थात शुक्र शोणित अष्ट प्रकृति एवं 16 विकार मिलकर के गर्भ की उत्पत्ति करते हैं। शुक्र होते हैं स्पर्म एंड शोणित होते हैं ओवम। अब इसके बाद हमें शुक्र पढ़ेंगे। तो शुक्र के लिए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि स्फटिकाभं द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्र में चेतु के चेतु तौल छिद्रम एवं तथा, अर्थात कि स्फटिक के समान श्वेत द्रव्य, स्निग्ध हो, मधुर हो, मधु के समान गंध हो, तेल के समान हो, ऐसा शुक्र शुद्ध शुक्र कहलाता है। और ये जो शुक्र होता है, शुद्ध शुक्र होता है, वो फर्टिलाइजेशन में समर्थ होता है। आर्तों के लिए कहते हैं कि स असक्र प्रतिम्भियत याद्दा लाक्षर शुभम तद आर्तम प्रशंसति यद्य से न विरंजति, अर्थात कि जो खरगोश के रक्त के समान आभा युक्त हो, लाख के समान हो और जो कपड़ों का विरंजन न करता हो, ऐसा आर्तव शुद्ध आर्तव कहलाता है और ये प्रजा उत्पादन में समर्थ होता है। आचार्य चरक भी कहते हैं गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक सन्निभम इंद्र गोपक संकांसम आर्तवम शुद्ध आदिम से, जो गुंजा फल के समान हो। फिर अगर दूषित शुद्ध शुक्र एवं आर्तव होंगे तो वो प्रजा उत्पादन में समर्थ नहीं रहेंगे। अब दूषित शुक्र कैसा होगा? फेनी होगा, तनु होगा, रुक्ष होगा, विवर्ण होगा, पूति पिच्छल होगा या सबके समान गंधयुक्त होगा, वात पित्त कफ तीनों दोष से दूषित होगा, तो ये प्रजा उत्पादन में समर्थ नहीं रहेगा। सेम आर्तों के लिए भी सबके समान गंध हो, अल्प हो या ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाना। फिर आता है कि गर्भाशय का स्वरूप कैसा होता है। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि यथा रोहित मत्स्य मुखम भवती रूपता, यानी रोहित मछली के मुख के समान गर्भाशय का मुख होता है। योनि के स्वरूप के लिए क्या कहते हैं कि शंख के नाभि की आकृति के समान होता है। शंख नाभि आकृता योनिस्त्रय वर्ता सब प्रकृतिता, शंख नाभि की आकृति के समान और 3 आवर्त होते हैं। इसके तीसरे आवर्त में गर्भाशय स्थित होता है। तस्य तृतीय आवर्ते द्वारवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। फिर गर्भोत्पत्ति की सामग्री कैसी होती है, तो इसका उन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया है कि हमें अगर एक पौधा उगाना है तो उसके लिए भूमि चाहिए, जल चाहिए, बीज चाहिए, ऋतु के अनुकूल होना चाहिए। तो ऋतु का मतलब ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड, क्षेत्र मतलब गर्भाशय, जल मतलब आहार रस और बीज मतलब होता है स्पर्म एंड ओवम। इन सब चीज़ों से मिलाकर ही गर्भ की उत्पत्ति संभव है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ऋतुकाल की मर्यादा और आर्तव काल क्या होता है। आर्तव काल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीनार्ची मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 12 ईयर की एज में होता है, और मीनोपोज मतलब होता है एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल जो 50 ईयर्स के एज में होता है। फिर आता है ऋतुकाल की मर्यादा क्या होती है, तो टाइम पीरियड फॉर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है 12 डेज का। ऋतु अस्तु द्वादश रात्राम भवति दृष्ट आर्तवा, ये होता है ऋतुकाल की मर्यादा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि फीटल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो प्रथमे मासे कललम जायते, यानी सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर मोरूला फर्स्ट मंथ में बनता है। द्वितीय मास में क्या होता है कि पंच महाभूत युक्त पिंड बन जाता है। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन बताई जाती है कि पिंड में होगा तो पुरुष बनेगा, पेशी के समान होगा तो स्त्री बनेगा, अर्बुद होगा तो इनफर्टाइल बनेगा। तीसरे मास में क्या होता है कि हाथ पैर का निर्माण, हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडम का निवर्तते, हाथ पैर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और चतुर्थ मास में क्या होता है कि सर्वांग प्रत्यंग, सभी अंगों का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और दुर्हृदय अवस्था बताई गई है। आपको डायग्राम 4 में दिख रहा होगा कि दुर्हृदय अवस्था होती है। इसके बाद 5वें महीने में मन का निर्माण हो जाता है। 6वें महीने में बुद्धि का निर्माण हो जाता है। 7वें मंथ में सभी अंग प्रत्यंग का निर्माण शुरू हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और 8वां जो महीना होता है उसमें अस्थिर ओज होता है। ओज मतलब होता है इम्यूनिटी।
और इसी कारण जो 8th मंथ की डिलीवरी जो होती है वो अनसक्सेसफुल होती है, और जो 9th 10th 11th 12th मंथ की जो डिलीवरी होती है वो सक्सेसफुल रहती है। इसके बाद की डिलीवरी में भी काफ़ी इनकेपेबिलिटी आ जाती है। इसके बाद हम स्टेज देखेंगे कि डायग्राम के थ्रू कि 7th मंथ का बेबी का डायग्राम है, 8th मंथ का बेबी का डायग्राम है, 9th मंथ का बेबी डायग्राम और 12th मंथ बेबी का जो फुली डेवलप फिटनेस है उसका डायग्राम। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति कैसे है, जो हमारे ऑर्गन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आयुर्वेद में हमारे 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इन धातुओं के प्रसाद भाग होते हैं पित्त भाग। तो जो यकृत एवं प्लीहा का निर्माण होता है वो रक्त से होता है, रक्त धातु से होता है। लंग्स का जो निर्माण होता है रक्त के फेन भाग से उसका निर्माण होता है। कुंतुक यानी सीकम, सीकम का निर्माण रक्त के किट्ट भाग से होता है। जीवा का निर्माण कफ, रक्त, मांस के सार भाग से होता है। वृक्क का निर्माण रक्त तथा मेद के प्रसाद भाग से होता है। और टेस्टीज या वृषण का निर्माण मांस, रक्त, कफ, मेद के प्रसाद भाग से होता है। हृदय का निर्माण रक्त व कफ के प्रसाद भाग से हृदय होता है। और जो मेद का मृदु पाक होता है उससे शिरा का निर्माण होता है, और खर पाक से स्नायु का निर्माण होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।